रियलिटी में तो नक्सलवाद खत्म हो गया भारत देश से, लेकिन लोगों के दिमागों से नक्सलवाद नहीं। जब वास्तव में हमने नक्सलवाद को 100% भारत देश से खत्म कर दिया, उसे खत्म करने में समय लगा, तो दिमागी नक्सलवाद तो हमारा है, उसको तो हमें 100% वैसे ही खत्म कर देना चाहिए। दिल्ली पुलिस के थाने के वो हेड हैं, तो वहां लगेगी फोटो। कल को राहुल गांधी बन जाए ना, राहुल गांधी गृह मंत्री बने, और मैं कहता हूं मैं सारे थानों में जाके उनकी फोटो लगवाऊंगा। मैं वायदे के साथ कहना चाहता हूं, दिल्ली का कोई ऐसा थाना नहीं बचेगा जहां मैं जाकर उनका फोटो ना लगवा दूं। गृह मंत्री बनो तो सही। नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपका सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें सर, दिमागी नक्सलवाद को लेकर क्या कहेंगे सर? नक्सलवाद तो हमारे हिंदुस्तान में लगभग खत्म होता हो दिख रहा है सर, क्या दिमागी नक्सलवाद भी खत्म हो पाएगा? हर हर महादेव, भारत माता की जय। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि दिमागी नक्सलवाद, यदि मैं नक्सलवाद की बात करूं, वो तो 90% खत्म हो गया। और अभी हमारे माननीय अमित शाह जी ने एक बात बोली थी कि बहुत ही जल्दी यदि छोटा मोटा बचा हुआ भी है तो 100% वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्वेश्चन बहुत जायज क्वेश्चन है कि रियलिटी में तो नक्सलवाद खत्म हो गया भारत देश से, लेकिन लोगों के दिमागों से नक्सलवाद नहीं गया, जो बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी क्यों है? लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि हम भारत मां के बेटे हैं, भारत देश के निवासी हैं। जो अलग अलग ये एजिटेशन होते हैं, मैं कहता हूं एजिटेशन करिए, एजिटेशन करना हमारा अधिकार है, लेकिन एजिटेशन करने से पहले उसकी भूमिका बनाइए, उसके बीच में लोगों को चिन्हित करिए कि वो लोग होने चाहिए जो भारत मां के लिए समर्पित हैं, तभी हम किसी एजिटेशन के लिए जाएं। एजिटेशन के लिए जाता तो कोई और व्यक्ति है, उसके बीच में लोग कुछ और घुस जाते हैं, और जो लोग घुस जाते हैं उसके बाद शुरुआत किस बात की होती है? नक्सलवाद की, ये दिमागी नक्सलवाद की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, एजिटेशन करिए, अपनी बात को रखिए, अपनी बात को रखने का ढंग होना चाहिए। लेकिन जब वास्तव में हमने नक्सलवाद को 100% भारत देश से खत्म कर दिया, उसे खत्म करने में समय लगा, तो दिमागी नक्सलवाद तो हमारा है, उसको तो हमें 100% वैसे ही खत्म कर देना चाहिए। और बहुत सिंपल सा फार्मूला इस बात के लिए देता हूं, सिर्फ अपने दिमाग में 3 चीजों का फार्मूला रखिए। एक, कि हम सनातनी हैं। सनातनी कौन होते हैं? जो भारत मां के बेटे हैं, भारत मां के लिए जीते हैं। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति आपको गलत करता नजर आए, उसको बोलिए आप कि आप गलत कर रहे हैं। जरूरी नहीं वो 100% आपकी बात माने, लेकिन यदि 100 लोगों में से 10 लोग भी आपकी बात मान जाएं तो 10% स्टेक हो जाता है। आप इस बात को समझिए। तीसरा, जब भी कभी एजिटेशन के लिए आप जाते हैं, आप भी उसका पार्ट बनिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप उसका पार्ट नहीं बनिए, आप उसका हिस्सा बनिए, लेकिन हिस्सा बनकर वहां पे चिन्हित करिए लोगों को। वहां देखिए कि क्या गलत है, क्या सही है। जो सही है उसको सही कहिए और गलत को गलत कहिए। यदि आप सही और गलत की पहचान कर लेते हैं, मैं वायदे के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि दिमागी नक्सलवाद 100% भारत देश से खत्म हो जाएगा। वैसे तो नक्सलवाद खत्म हो ही गया है। सर, जंतर मंतर पे मैंने देखा कि प्रधानमंत्री की माता जी के लिए अभद्र भाषा का जो प्रयोग हुआ, ये भी क्या दिमागी नक्सलवादी है सर? 100%। इसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, मां तो मां है, प्रधानमंत्री भी हमारे हैं और प्रधानमंत्री की मां भी हमारी मां है। तो यदि मैं मां के बारे में बात करूं तो मां वो मां है कि मां से बड़ा वर्ड हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। यदि मैं मां की बात करूं, पूरे दिन में मां को सिर्फ सबसे बड़ी चिंता यदि कुछ होती है तो वो होती है कि मेरे बेटे ने आज खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। मां का जब भी फोन आया होगा, मां को सिर्फ चिंता ही एक बात की होगी कि मेरे बेटे ने आज कुछ खाया नहीं खाया। तो मां के लिए कहना ये तो 1000% गलत है, और अभद्र टिप्पणी करना उससे भी गलत है। मैं प्रधान सेवक की बात नहीं करना चाहता, मैं तो पूरे भारत देश की बात करना चाहता हूं कि मां के लिए कोई सेंटेंस को अभद्र टिप्पणी जिंदगी में ना करना। दोस्तों, यदि आप
मां के लिए कोई टिप्पणी करते हो तो ये सोच लेना वो किसी और की मां के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी मां के लिए कर रहे हो। और यदि आप अपनी मां के लिए टिप्पणी करते हो तो इससे गलत जिंदगी में कोई संदेश नहीं जाता, क्योंकि ये सब संदेश, यदि विकसित भारत की बात हम करते हैं तो विकसित भारत के साथ साथ ये भी बात हमें सोचनी होगी कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे हमें काम करना होगा। किसी मां के लिए कटाक्ष नहीं करिए। बिल्कुल सर। सर वही दूसरी ओर रुख कर लेते हैं सर, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार से सांसद है मनोज कुमार जी, वो वंदे मातरम गा रहे थे, लेकिन बीच में ही सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम को रुकवाया सर। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या वंदे मातरम हमारे हिंदुस्तान में नहीं गाना चाहिए? देखो, इसमें दो बातें हैं, दो बातें मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं। एक भूल तो हमारे देश में 1947 से ही होती आ रही है कि वंदे मातरम, अब क्यों वंदे मातरम की बात आई? 1947 से वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जा रहा? यदि हमारे प्रधान सेवक अब जाकर वंदे मातरम की बात कर रहे हैं 79 ईयर्स के बाद 80वें इंडिपेंडेंस दिवस पर, मैं मानता हूं जिंदगी की हर शुरुआत, हर दिन की शुरुआत यदि किसी से होनी चाहिए तो वंदे मातरम से होनी चाहिए। वंदे मातरम से बड़ी चीज हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं, ये राजनीति का खेल है। मैं उन सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन यदि कोई भारत मां के बीच में कुछ खिलवाड़ करेगा उसको कि नहीं बख्शा जाएगा, उसको यहां भी नहीं बख्शा जाएगा, ऊपर भी नहीं बख्शा जाएगा। आपको शायद एक बात विदित नहीं होगी, ऊपर भी जाकर लोग एमपी, एमएलए, काउंसलर्स बनते हैं, वहां भी सारी सीटें एलोकेटेड हैं, लेकिन भारत मां के अगेंस्ट, वंदे मातरम के अगेंस्ट यदि कोई व्यक्ति कुछ भी कहेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे मैं कहता हूं देश का कोई भी 148 करोड़ व्यक्ति में से कोई सिंगल व्यक्ति भी हो, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा दोस्तों। और हमें उसके अगेंस्ट कदम उठाने चाहिए, जैसे भी कदम उठा सकते हैं हम उठाने चाहिए। सर वंदे मातरम में कुछ देवी देवताओं के नाम आते हैं, क्या यही कारण है जो उसे रुकवाना पड़ गया? नहीं, मैं इस बात से रूबरू नहीं हूं। वंदे मातरम में देवी देवताओं के नाम आते हो, देवी देवताएं सिर्फ क्या है? ऊपर वाला है, ऊपर वाला एक ही है। यदि मैं अल्लाह के बारे में बात करूं, आज ईद का दिन है, इससे अच्छा दिन मैं नहीं मानता कोई दिन होता है। ईद में, आज के दिन में आप समझ नहीं पाएंगे मुस्लिम लोग क्या करते हैं। मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं, लोगों में, गरीब लोगों में जाके खाना बांटते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि इसके पीछे हकीकत क्या है। तो कोई देवी देवताएं कोई अलग से नहीं आ गए, देवी देवताएं जितने भगवान है सारे एक हैं। यदि मैं अल्लाह के बारे में बात करूं, भगवान जी श्री राम जी के बारे में बात करूं, किशन जी के बारे में बात करूं, यदि सब एक हैं, उसके बाद कहां से क्वेश्चन राइज होता है कि देवी देवता? कोई देवी देवताओं की बातें नहीं है। ये सिर्फ देश को अलग अलग मुद्दों पे उलझाया जाता है। और हम सब लोगों को मैं आपके चैनल के बाद से फिर कहना चाहता हूं कि इन सब बातों के बीच में आप लोग ना आए, कास्टिज्म के बीच में ना आए। सब लोग भारत मां के लिए समर्पित हो जाएं और वंदे मातरम रोज सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं खुद भी करिए, अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ कराइए और अपने बच्चों को भी स्कूल जाने से पहले एक शिक्षा दीजिए कि आप भी वंदे मातरम घर में करके जाएंगे। उसके बाद स्कूल में हो या ना हो, यदि आपके घर से वंदे मातरम की शुरुआत होगी। दोस्तों, एक बात बड़े आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आप एक बार आजमा कर तो देखो, भारत मां को अपने अंदर बसा के तो देखो, वंदे मातरम की शुरुआत अपनी जिंदगी में डेली करके देखो, आपकी जिंदगी की जितनी परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब आगे रुक कर लेते हैं आपसे। संसद मार्ग में एक थाना है सर, थाने के अंदर राहुल गांधी जी की एंट्री होती है। राहुल गांधी जी जब थाने के अंदर पहुंचते हैं तो अमित शाह जी की फोटो लगी रहती है सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या दुनिया को नहीं पता कि हमारे देश के जो पूरी सुरक्षा देखते हैं गृह मंत्री कौन है? ये डेकोरम है, कोई ये वहां फोटो मतलब इसलिए नहीं लगी है, ये प्रोटोकॉल है। यदि किसी भी थाने में आप किन की फोटो लगा सकते हैं? आप किसकी? क्योंकि गृह मंत्री इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ ऑल इंडिया। ऑल इंडिया को यदि किसी से गवर्न किया जाता है तो होम मिनिस्ट्री से किया जाता है। ऐसे नहीं है वो चिन्हित होके आए हैं, उनको इलेक्ट होके जीतकर उन्हें गृह मंत्री बनाया गया है। और यदि आप कहीं भी किसी गवर्नमेंट की जगह, क्योंकि एसएचओ सिर्फ एसएचओ नहीं है, वो दिल्ली पुलिस के थाने को डेकोर कर रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस के थाने के वो हेड हैं, तो वहां लगेगी फोटो। कल को राहुल गांधी बन जाए ना, राहुल गांधी गृह मंत्री बने
और मैं कहता हूं मैं सारे थानों में जाके उनकी फोटो लगवाऊंगा। मैं वायदे के साथ कहना चाहता हूं दिल्ली का कोई ऐसा थाना नहीं बचेगा जहां मैं जाकर उनका फोटो ना लगवा दूं। गृह मंत्री बनो तो सही, गृह मंत्री बनो। और दूसरी बात एक और बता दूं कि आप किसी भी ऑफिस में जाइए, वहां जाकर किसके फोटो लगे होते हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री का फोटो लगा होता है, प्रेसिडेंट का फोटो लगा होता है। जहां गृह मंत्री की जरूरत है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, पूरे इंडिया की पुलिस, वहां अमित शाह जी का फोटो क्यों नहीं? 100% लगना चाहिए। ये कटाक्ष मत करो, ये सारी बातें कहने की नहीं होती। और जनता ना अब वो पुरानी नहीं रही, जेनजीज का जमाना आ गया है। और एक बात और आपको बता दूं, ये डाटा शायद ही बहुत कम लोगों के पास होगा, 2029 का जो इलेक्शन होगा, 36 करोड़ जेनजी लोग हैं, जेनजी अल्फा, जो बेसिकली वोट कास्ट करेंगे। यदि 36 करोड़ लोग, 36 करोड़ जेनजी वोट कास्ट करेंगे ना, अजमा के देख लेना, क्योंकि हमारा जो वोट का रेशो है वो 150 करोड़ में से सिर्फ 50 से 55% रहता है। इसका मतलब आप समझिए कि 70 से 80 करोड़ लोग वोट करते हैं। 70-80 करोड़ में से यदि इतनी बड़ी संख्या जेनजीज और जेनजीज अल्फा की हो गई, तो अपने आप सब लोगों के लिए मैं बात कहना चाहता हूं कि कुछ भी पलटा जा सकता है। कोई ये अभिमान ना करे कि ये सत्ता सिर्फ मेरे नाम लिखकर आई है। किसी के नाम सत्ता लिख के नहीं आई। सत्ता हमेशा हम बनवाते हैं, दुनिया बनवाती है, हमारे दोस्त बनाते हैं। पूरे भारत मां के जितने निवासी हैं 148 करोड़, वो लोग सिलेक्ट करते हैं सत्ता को। तो यदि सत्ता को सिलेक्ट करना है तो हमें भारत मां के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और हर व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है, पूरी सरकार को जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूं, हर आदमी को ये प्रेरणा लेकर जब हम ओथ लेते हैं, ओथ लेते वक्त हम सारी बातें अपने नाम को हम 2-2 बार बोलते हैं ना, तो उस नाम के साथ जो हमें ओथ मिलती है, ओथ मिलने के साथ यदि हमें कोई ड्यूटी दी जाती है, तो मैं मानता हूं ड्यूटी को हमें 100% निभाना चाहिए, 99% नहीं। बिल्कुल गोयल साहब आपसे जानने की और कोशिश कर लेते हैं। 1984 की बात कर लेते हैं सर, जो दिल्ली में कत्लेआम हुआ, सिख भाइयों का कत्ल कर दिया गया उस दौरान, उसको लेकर कोर्ट ने उन्हें सजा भी सुनाई सज्जन कुमार जी को। उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि सज्जन कुमार जी हमारे आइडल थे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, 1984 एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। उसमें जिन लोगों की जान गई, जिन लोगों के काम गए, जिन लोगों की फैक्ट्रियां जला दी गई, वो आज तक भी अपने आप को रीएस्टैब्लिश नहीं कर पाए। ये कहना बहुत ईजी है कि वो मेरी आइडियोलॉजी थे। वो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी हो सकते हैं, लेकिन यदि मैं देश के प्रति बात करूं तो देश के प्रति वो आइडियोलॉजी नहीं हो सकते। देश के प्रति यदि आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं तो सरदार भगत सिंह की बात करते हैं, राजगुरु की बात करते हैं, उन सब फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं जिन्होंने देश को आजादी दी। उनके प्रति आप आइडियोलॉजी की बात करें। और यदि तत्काल आप बात करना चाहते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति की बात करें। वो संजय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 13 दिन की सरकार बनती है, उसके बीच में भी एक कविता गाकर वो कहते हैं, सत्ता से मुझे कोई मोह नहीं, मैं जीतूं या हारूं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सत्ता वो होती है कि सत्ते को जीतने और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 दिन की गवर्नमेंट चली गई थी क्योंकि उन्हें सत्ता से प्यार नहीं था, उन्हें देश से प्यार था। तो प्यार करना है तो देश से करो ना। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप सब लोग? ऐसी बातें छोड़ दो अपने दिमाग से और 100% भारत मां के लिए समर्पित हो जाओ। बिल्कुल सर। गोयल साहब आपसे जान लेंगे, आप सनातन के ठेकेदार भी हो सर, आपसे जान लेंगे खून का रिश्ता ही क्या राखी की डोर है सर? देखो, ये भी एक बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। राखी आ रही है 28 तारीख की रक्षाबंधन है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, खून के रिश्ते सिर्फ कोख से बनते हैं। ऊपर वाला किसको किससे कनेक्ट करता है, ये सिर्फ अधिकार ऊपर वाले ने अपने पास रखा है। मैं अपनी बात करूं, मेरी जिंदगी में मेरी रियल बहन एक है, लेकिन आप यदि मैं बहनों की बात करूं तो जो वो सारी बहनें मेरी बहनें हैं जो इस देश में जीती हैं, जो इस देश में बहन का रिश्ता रखते हैं, वो सब मेरी बहनें हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों हाथ राखियों से बंधे हों, लेकिन उसके बीच में भी एक बात कहना चाहता हूं कि जो बंधन है ना, वो राखी पे मत जाना
कि राखी की क्वालिटी ये होनी चाहिए, राखी आज चांदी की बनने लगी, सोने की बनने लगी, उन पे मत जाओ। जो बंधन है ना, ये जो आपको बांध के जाती है वो प्यारी बहन, उस बंधन की रक्षा करना सीखो, तब आप कहेंगे इसको रक्षाबंधन कहेंगे। रक्षाबंधन नाम ही इसलिए रखा गया था कि जो ये एक सूत्र है ना, जो एक हमारी प्यारी बहन हमें बांध के जाती है, तो उसको जिंदगी में कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए आप हमेशा खड़े हों। मैं बात कहना चाहता हूं, मैं भारत देश की उस हर बहन के साथ खड़ा हूं जिसके लिए जरूरत है, मैं हमेशा उसके लिए खड़ा मिलूंगा। और मैं सारी बहनों का भाई हूं। मेरी एक बहन तो रियल है, लेकिन मेरे लिए रियल बहन नहीं, मेरे लिए खून का रिश्ता कुछ नहीं है। मेरे लिए खून का रिश्ता पूरी भारत माँ है। भारत माँ की वो हर बच्ची जो मेरे लिए बहन बन सकती है, मैं उसका भाई बन सकता हूं। 100% मैं उसका भाई बनना पसंद करूंगा, क्योंकि इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और उसकी जिंदगी में जब भी कभी कोई कठिन समय आए, वो मुझे अप्रोच करे, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे भाई बनकर चाहे पिता बनकर, 100% उसके साथ खड़ा होऊंगा। और रक्षाबंधन की जितनी हम बातें करते हैं, रक्षाबंधन की तरह, रक्षा सूत्र की तरह उसके साथ जिंदगी भर खड़ा रहूंगा। ये सिर्फ मैं अपनी बात कह सकता हूं। और हर व्यक्ति को इसको फॉलो करना चाहिए कि रक्षाबंधन के बोर्ड से कुछ नहीं होता, रक्षाबंधन की राखी से कुछ नहीं होता। रक्षाबंधन की यदि हम बात करते हैं तो रक्षा सूत्र से होता है कि वो सारी बहनें जो पूरे भारत देश में हैं, वो सारी बहनें हमारी हैं। खून के रिश्ते से कभी इसको नहीं जोड़ा जाता। चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे जान लेंगे सर, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है, इसकी शुरुआत हम राधे राधे से करते हैं। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ठाकुर जी की, तो सबसे पहले यदि संबोधित किया जाता है तो राधे राधे से किया जाता है। राधे राधे। यदि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसी को माना गया है तो ठाकुर जी है, कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनको ना लाइव माना जाता है। कृष्ण भगवान जी को हमेशा ये कहा जाता है, वो इतने चुलबुले थे कि यदि पर्दे के बीच में हर जगह पर्दा लगा होता है, कहीं भी आप जाएं, ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी आंखें उनकी आंखों के साथ मिल गई, वो आपके साथ चल पड़ेंगे। ऐसे हैं हमारे कान्हा जी। अब कृष्ण जन्माष्टमी क्यों महत्व रखती है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक नया समय आया, अभी तक हम लोगों ने क्लबिंग देखी, गुड़गांव के आसपास की आप बात करें, अब तो पूरे भारत देश की बात कर लो आप। जो यूथ हैं वो क्लबिंग के लिए जाते हैं, पूरी पूरी रात जो है थिरकते हैं, और डीजे के ऊपर गाने चलते हैं, दारू चलती है, नशा चलता है, ड्रग एडिक्शन चलता है। उसके साथ साथ कुछ नया कब हो रहा है? जन्माष्टमी में कुछ नया हो रहा है। इस बार जन्माष्टमी पर पूरे भारत देश में क्लबिंग चल रही है। वो क्लबिंग कौन सी क्लबिंग? हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, इसकी क्लबिंग चल रही है। तो आप सब लोग भी उस क्लबिंग का हिस्सा बने। जहां भी आपको लगता है पूरे भारत देश में आप जाकर वहां बन सकते हैं। दिल्ली में भी कितनी जगह क्लबिंग हो रही है हरे रामा हरे कृष्णा की, उन क्लबिंग का हिस्सा बनो ना। यदि आप इस जन्माष्टमी पर उस क्लबिंग का हिस्सा बन जाते हैं, मैं ये बात बहुत विश्वास के साथ आत्मा से कहना चाहता हूं, एक बार आप उसका हिस्सा बनकर देखो, आपकी जिंदगी में जो क्लबिंग आप लोग करते हैं भूल जाएंगे उस सब क्लबिंग को, और डूब जाएंगे उस ठाकुर जी के प्यार में। क्योंकि ठाकुर जी तो वो हैं जिनसे एक बार आपकी आंखें मिली और वो आपके साथ हो जाते हैं। दूसरा एक संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से और देना चाहता हूं, जो मेरा संदेश माता पिता के लिए है। किसी भी यूथ बच्चे को जिसकी उम्र 16 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, बिगड़ने की जो अवस्था है वो 16 साल से 30 साल के बीच की है। आप उनसे पूछिए ना, रात को आप कहां थे? आप कहिए उनको हम आपके साथ चलेंगे, आप भी जाइए उनके साथ। लेकिन आप पूरी रात बच्चा बाहर होता है, आप उनसे पूछते ही नहीं। ये 100% गलत बात है। इसकी वजह से चीजें आगे बढ़ी हैं। उस बच्चे को बोलिए तुम्हें चलना है तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, साथ चलिए। सिर्फ जन्माष्टमी क्लबिंग नहीं होती, हरे कृष्णा हरे रामा की रोज क्लबिंग होती है कहीं ना कहीं। मैं आपको ठीक बताऊंगा, वहां जाके आप करिए, आप उनमें बसिए ना, उनको अपने साथ लेकर आइए और देखिए तो मजा कि ठाकुर जी को यदि आप अपने साथ ले आए, उनका नशा भी एक बार आजमा कर अपनी जिंदगी में देखना, आप उस सब नशे को छोड़ दोगे और सिर्फ
100% अपने आप को कन्वर्ट कर लोगे उस ठाकुर जी के नशे में, और ठाकुर जी के नशे में कन्वर्ट होकर एक बार देखो तो सो दोस्तों, यदि आप उसमें कन्वर्ट हो जाओगे, जो आप सोचोगे वो चीज आपकी 100% पूरी होगी। तो जन्माष्टमी पर मैं अपने सारे दोस्तों, भाइयों, देशवासियों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस बार मंदिर में तो जाना ही जाना, उसके साथ साथ जहां जहां भजनों की क्लबिंग हो रही है वहां जरूर जाना दोस्तों। और कोई टिकट नहीं है कहीं पर। जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस्कॉन की बात कर लो, 6.5 फुट के लोग थिरकते हैं, कई कई घंटे वो लोग डांस करते हैं, उनके चेहरे पर पसीना भी नहीं होता। तो शक्ति कहां से आती है? ठाकुर जी से उनको शक्ति आती है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्हीं के पास शक्ति आ सकती है, शक्ति हमारे पास भी आ सकती है, शक्ति आपके पास भी आ सकती है। सिर्फ हमें लेने वाला होना चाहिए। ठाकुर जी को अपने आत्मा में बसा लो, और एक बार बसा के तो देखना, इस जन्माष्टमी पे जब आप ठाकुर जी को अपने साथ बसा लोगे तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहूंगा, उसके बाद आपकी जिंदगी में इच्छा होगी तो सिर्फ ये होगा कि हमें अच्छे मार्ग पर चलना है, हमें नशा छोड़ना है। और आप अपने आप को तो छोड़िए, आप अपने क्लिक्स को भी बोलेंगे, अरे नहीं भाई, तुझे भी उस क्लबिंग में चलना है, उस क्लबिंग में चलिए। और दूसरा, अभी हम लोग बहुत सारे ऐड बनाते हैं, जैसे फिल्मी कैरेक्टर्स हैं या सीरियल के कैरेक्टर्स हैं। जैसे मोटू पतलू आजकल बहुत चलता है। जब किसी की नई शॉप खुलती है तो मोटू पतलू को बोलता है, हे तुझे पता है वहां पे एक नई शॉप खुली है छोले भटूरे की, वहां पर चलेंगे ना? तो आप इस तरीके की बातें आज से ही बनाइए। आप मोटू पुतलों को बोलेगा, हे मोटू क्लबिंग में जाना है। और कौन सी क्लबिंग में? हरे रामा हरे कृष्णा की क्लबिंग में जाना है। कि बातें तो इतनी सारी हैं कि हम करते करते थक जाएंगे, और लोग देखते देखते भी वो कहेंगे कि सारी बातें जो है एक ही दिन में करनी है। तो मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि आप जिन मुद्दों को लेकर आते हैं, मैं नमन करता हूं आपके चैनल को, आपकी सोच को, और उन व्यक्तियों को जो लोग इसको सुनेंगे और सुनकर अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करिए। सबसे बड़ी मेरी इच्छा सिर्फ एक है कि जब तक आप सिर्फ सुनना नहीं है, हमें अप्लाई करना है, और अप्लाई करिए। और ऐसा नहीं है, कितनी बार लोग बोलते हैं हम समाज सुधारक थोड़ी हैं। समाज सुधारक मैं कहता ही नहीं आप समाज सुधारक बनिए। ये ठेका तो जिसको दिया गया ऊपर वाले ने दे के रखा हुआ है, उसको तो उसने रजिस्टर कर दिया, स्टैंप लगा दी कि ये जो है पक्का है इसका। लेकिन उसके अलावा यदि 10 में से एक आदमी को आप कन्वर्ट कर पाते ना, मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं, एक आदमी से एक चेन बना के देखिए, इतनी बड़ी चेन बन जाएगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मेरी सारी बहनों को रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों बधाइयां। और जब भी कोई बहन किसी मुसीबत में हो, ए मेरे भाइयों, हमेशा उसको खड़ा होकर, हमेशा भाई बनकर उसके साथ जिंदगी जीना। ये तो रक्षाबंधन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हर देशवासी को देता हूं, हर यूथ को देता हूं। और यूथ के लिए जो एक मैसेज मैंने दिया है, आप एक बार इस साल करके देख लो। यदि आप लोग इस साल करके देखना और उसके बाद रूबरू होना, आपको खुद से पता चल जाएगा कि आज हमने एक इंटरव्यू में बातें सुनी थी, उसको हमने जब अप्लाई करके देखा, हमारी जिंदगी की जितनी चिंताएं थी सब खत्म हो गई। और हमारा मन अब क्या करता है? हमारा मन थिरकने को करता है, सिर्फ रामा रामा कृष्णा कृष्णा करने के लिए करता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। डॉक्टर साहब, आजकल मैंने देखा है कि एक फ्लू चला है सर, उसको लेकर काफी लोग परेशान है, बच्चों को खासकर दिक्कत होती है इसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, जो समय चल रहा है, जब भी चेंज इन क्लाइमेट होता है तो अलग अलग तरीके के वायरसेज आते हैं। अभी यदि मैं बात करूं तो H1N1 वायरस बहुत तेजी से चल रहा है, उसके अलावा डेंगू भी चल रहा है। लेकिन ये सब वायरल हैं, ये सब आने वाले समय में बहुत जल्दी समय आएगा जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको फीवर है तो आप सिर्फ पैरासीटामोल लेके अपना काम ना चलाएं, जरूर डॉक्टर की सलाह लें 100%, जो भी आपके पास, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपने एक फेवरेट डॉक्टर होता है, जिसे पर्सनल डॉक्टर बोलते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पी डॉक्टर बोलते हैं। एक पी डॉक्टर होता है, एक पी ड्रग होती है। पी ड्रग वो होती है जो पर्सनल होती है, जो एक डॉक्टर को सबसे ज्यादा फेथ होती है इस दवाई के ऊपर। आजकल क्या है, लोगों में खुद की एक भ्रांति बन गई कि मुझे 102 बुखार है, चलो डोलो ले लो, एक ही इलाज है, डोलो ले लो। नहीं, आप लोग डॉक्टर इसीलिए बने हैं ना, आप लोग आइए, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर को दिखा के, जरूरी नहीं आप डॉक्टर को चिन्हित करें, चिन्हित करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका फेवरेट डॉक्टर है, चाहे वो आपकी गली में है, कहीं भी है, तो आप उनको दिखाइए। क्योंकि अपॉइंट इसलिए किया गया, हमने डॉक्टरी क्यों की? इसलिए तो की कि हम राइट एडवाइस दे पाए,
तो क्योंकि अभी हाल ही में कई सारे केस ऐसे देखे गए हैं जिसमें प्लेटलेट बहुत कम हो गई, 17-18 हजार रह गई। वैसे 17-18 हजार तक भी खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेके रखना चाहिए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब भी बच्चों में भी काफी चल रहा है, बड़ों में भी काफी चल रहा है, तो जब भी ये फ्लू जो है चलता है उस टाइम में आप ये फ्लू या मैं किसी भी बीमारी के बारे में बात करूं, भ्रांति तो मत फैलाइए। सबसे जरूरी तो क्या है कि यदि आपको नहीं पता तो आप अज्ञानी बन के किसी लोगों के बीच में जो लोग वायरल करते हैं ना चीजें, ये 100% गलत है। इसको वायरल ना करें आप लोग। और जो चल रहा है आप अपने फेवरेट डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाने के बाद जो दवाई लिखता है वो दवाई लें। दवाई लेने के बाद पूर्णतः 100% आपको आराम आएगा। क्योंकि देखो एक बात तो ये हमेशा शुरू से कही गई है कि जो नीम हकीम वाली बात है कि जो हम ये घरेलू चीजें शुरू करते हैं और घरेलू चीजें बना के बाद में उस चीज को क्रिटिकल बना लेते हैं। हम 10 दिन बाद किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते नहीं। आप सेल्फ डिस्पेंसिंग वर्ड मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं कि फार्मेसी में नॉर्मली लोगों के बीच में सेल्फ डिस्पेंसिंग होती है, कुछ जाके दवाई लेते हैं, उसको भी अवॉइड करिए। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से पर्चा लिखवाइए, पर्चा लिखवा कर फार्मेसी पे जाइए, फार्मेसी पे जाकर दवाई लीजिए और सल्ती आपको आराम आएगा। और मैं तो एक बात और कहूंगा, बहुत सारा इस बारे में ये भी कहूंगा कि हर भारतीय ब्लेस्ड रहे, क्योंकि ये जो पावन दिन चल रहे हैं इससे अच्छे दिन नहीं है। हर व्यक्ति बीमारी से मुक्त रहे, स्वास्थ्य को अच्छा रहे सबका। और लेकिन यदि किसी को कभी भी कोई बीमारी लगती है या उसको लगता है कि फेवरिश है, 102 बुखार है, 103 बुखार है, तो आप डोलो लेकर काम ना चलाएं। अपने पर्सनल डॉक्टर के पास जरूर जाएं और पर्सनल डॉक्टर के पास जाकर दवाई उनके अकॉर्डिंगली लें। वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, डॉक्टर्स बने इसलिए है ना, उनसे वो दवाई लें और किसी अच्छी जो भी आपको फार्मेसी, आपकी प्रिय फार्मेसी हो उसके पास जाएं, उनसे दवाई लें। नियमित दवाई लेकर अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि आप यदि स्वस्थ हैं तो आप कुछ कर पाएंगे, यदि आप अस्वस्थ हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही फेस्टिवल टाइम आ रहा है, इससे अच्छा टाइम कुछ नहीं है। तो इस फेस्टिवल टाइम में तो हमें वैसे भी अपने आप को फिट रखना है। तो यदि फेस्टिवल टाइम में फिट रखना है तो डोलो ना खाकर आप अपने फेवरेट डॉक्टर के पास जाएं, फेवरेट फार्मेसी में जाएं, वहां से दवाई लें और दवाई लेकर अपने आप को स्वस्थ बनाएं और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को जागरूक किया सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।